बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इसके मुताबिक जो प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन डोनर वो हमेशा एसिड होता है। और प्रोटॉन डोनर से मुराद एच पॉजिटिव, यानी एच पॉजिटिव प्रोटॉन का सिंबल है। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा। ठीक है जी। विच डोनेट द प्रोटॉन और हैज द टेंडेंसी टू डोनेट। और बेसिस आर दो स्पीशीज विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन। फॉर एग्जाम्पल, एक एसिड है HCl या HA, इसको कर दें। अगर HA को लेट्स सी आप पानी में आयोनाइज कराते हैं, पानी में डिजोल्व करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होगा? Ha+H2O। HA मीन HCl, HBr, HI, कोई सा भी एसिड हो सकता है। तो एसिड की खूबी है कि उसने प्रोटॉन डोनेट करना है, तो ये H2O से H3O पॉजिटिव बन जाएगा और साथ A नेगेटिव। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये क्या चीज है? ये तो हो गया HA एसिड। और जब एसिड में से प्रोटॉन चला जाए तो बाकी जो बच जाता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। अगर कॉन्जुगेट बेस की डेफिनीशन करनी हो तो चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप इसकी डेफिनीशन में लिख सकते हो, नेगेटिव चार्ज वालों को कहते हैं एनाइन। एनाइन प्रोड्यूस्ड आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। जब एसिड अपना प्रोटॉन यानी H को, H पॉजिटिव को लूज करता है, तो जो एनाइन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। तो ये एसिड कॉन्जुगेट बेस का पेयर बनता है। अच्छा, अब अगर एक एसिड था तो यहां वाटर ने क्या किया है? वाटर ने चूंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो H2O इज एक्टिंग एज अ बेस, और ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, ये इन दोनों का क्या हो जाएगा? एसिड बेस और कॉन्जुगेट एसिड पेयर, तो इसको पेयरिंग कहते हैं। अच्छा, अब हमने अगर इसका केसी निकालना है, लेट्स सी, तो केसी क्या होता है बच्चे? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो ये हो गया H3O पॉजिटिव जो कि एक प्रोडक्ट है, इनटू ए नेगेटिव कंसंट्रेशन ओवर HA यानी कि एसिड इनटू वाटर। अब चूंकि अगर Kc इंटू वाटर हम पढ़ चुके हैं, वाटर उधर जाएगा और एसिड में डिजोल्व है, तो इसको Ka बोल देंगे। तो वाटर का फैक्टर खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा H3O पॉजिटिव। H ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी फाइनली ये। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन? सही, लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया। ये हमने जो पहले डिफाइन किया, अच्छा ले मैंने एक स्टेप इसका मिस किया है। H2O इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? Kc इंटू H2O, ये रह जाएगा H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू ए नेगेटिव ओवर HA। Kc इंटू वाटर, जब एसिड में वाटर डिजॉल्व हो तो Kc इंटू वाटर को Ka कहा जाता है। तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव ओवर HA। अब जैसे हम जानते हैं कि H पॉजिटिव को ही, H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव ये एक ही चीज होती हैं एक्चुअली। तो इसलिए H3O पॉजिटिव को रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये दरमियान में दो स्टेप्स मैंने चूंकि हम पढ़ चुके थे वो लिखे नहीं थे। अब क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो एक चीज जो न्यू है, वो ये थी कि ए नेगेटिव। ए नेगेटिव को क्या कहते हैं? दैट इज अ कॉन्जुगेट बेस, जो कि एसिड के प्रोटॉन डोनेट होने का। अब ये बेस है, तो अब जो बेस है अगर इसको मैं पानी में डिसॉल्व कर दूं तो क्या होगा? जब मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा तो बेस हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो इन्होंने वाटर में से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, तो ये बन गया HA और साथ आ गया OH नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये हो गया कि अब हमने चूंकि बेस को पानी में डिसॉल्व किया है, तो ये एक्चुअली के बी एक्सप्रेशन होगा, जिसमें प्रोडक्ट HA और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, ये डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी, और नीचे ए नेगेटिव। वाटर के फैक्टर को निकाल देंगे। तो ये बात समझ आ गई? अगर आप इसका Kc निकालें, फिर Kc इंटू वाटर करके Kb निकालें, तो यही फाइनल इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है अब?
सही था, आपने कॉन्जुगेट बेस यूज किया, इसकी जगह बेस यूज नहीं करेंगे, नहीं, वाटर जिधर है हम अपना, ना, जैसे फर्स्ट इक्वेशन किया। नहीं, हम एक दो डेरिवेशन इससे समझना चाह रहे हैं। बेस कोई सा भी यूज कर लो, कोई सा भी बेस यूज करो, चाहे कॉन्जुगेट बेस भी बेसिक ही होता है, तो वो हमेशा वाटर में से प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही करेगा। ठीक है। तो यहां चूंकि हम स्पेसिफिकली लोरी ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और लोरी ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट में ही चूंकि कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इसी को ही पढ़ना है, नई बेस नहीं लेनी। यहां तक बात समझ आ गई? के हाँ बी जी। डेरिवेशन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ना दो इक्वेशंस आई हैं, के ए और के बी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, के ए और के बी को, क्या होगा? यानी के ए मल्टीप्लाई बाय के बी। सबसे पहले के ए इक्वेशन किसके इक्वल थी, जरा रिकॉल करें। ये एच पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव, ऐसे ही है ना, जी सर। ओवर एच ए। और के बी किसकी इक्वल है, ये आपके ऊपर लिखी हुई है, एच ए इंटू ओ एच नेगेटिव ओवर ए नेगेटिव। अब क्या होगा बचा? अब ये कि जो कॉमन फैक्टर है हम उनको काट देते हैं, तो क्या बच गया? के ए इंटू के बी इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव। यहां तक बात समझ आ गई, जो कैंसिल किया हमने? हाँ जी। अच्छा, अब क्या हुआ? हाँ हम जी। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा कि एज जो के डब्ल्यू होता है, ये हम डिराइव कर चुके हैं, वो भी एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है। तो तो एच ऊपर वाली ब्लू इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, के ए इंटू के बी, उसके आगे लिख दूंगा के डब्ल्यू। ये पॉइंट समझ आया? एच पॉजिटिव या ओ एच नेगेटिव की जगह पे मैंने के डब्ल्यू लिख दिया। गॉट द पॉइंट? जी सर। कोई आई मैं रिपीट करता हूं कि हमने पहले लिया एसिड एच ए, और उसको आयोनाइज किया, तो सबसे पहली चीज मैंने क्या निकाली, के ए डिराइव किया। ठीक है। दूसरा फैक्टर मैंने क्या किया, उसके कॉन्जुगेट बेस को पानी में डिसॉल्व किया, और उसमें से क्या निकाला, के बी। फिर के और के के भी। बी के दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास निकल आया वो के डब्ल्यू के इक्वल। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं सर। अच्छा, अगर मेरे पास के इंटू के बी के डब्ल्यू के इक्वल निकला है, मैं यहाँ थोड़ी सी और एडिटिंग कर देता हूँ। आप हमारा निकला है के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू की वैल्यू भी हमें पता है। के डब्ल्यू की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 1 × 10⁻⁴ है। ठीक है जी, ये भी हम पढ़ चुके। अच्छा, अब हम अगला स्टेप करते हैं कि अगर हम पूरी इक्वेशन का दोनों तरफ लॉग ले लें, ये हो जाएगा लॉग के ए इंटू के बी इक्वल टू के लॉग के डब्ल्यू। लॉगरिथम अप्लाई कर दिया। ठीक है। फिर पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के ए इंटू के बी इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी हमारे पास? अगर इसको माइनस लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के ए। ठीक है। और जी सर। ये क्योंकि ये प्लस आना था, तो यहां भी आ जाएगा माइनस लॉग के बी। वैसे जब लॉगरिथम हटता है ना, मल्टीप्लाई वाला, तो प्लस आता है, क्योंकि लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये हो गया माइनस लॉग के। अब एक बड़ी आम सी चीज है जो इधर यूज होगी, कि माइनस लॉग की जगह एक सिंबल यूज करते हैं, वो होता है पी। ठीक है, पी और पी। अच्छा, इसके अलावा क्या आएगा साथ, वो रेस्ट ऑफ द फैक्टर पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। क्योंकि जो, ये याद रखिएगा कि माइनस लॉग की जगह पे आप स्मॉल पी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स रिकॉल, आप एक फार्मूला पढ़ते हो पीएच। पीएच का क्या फार्मूला है? स्मॉल पी की जगह हम लिखते हैं माइनस लॉग, आगे वही हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक होगी बात? हाँ जी। अच्छा, अब हमारी इक्वेशन क्या बनी है बच्चा? पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू।
आइए इस इक्वेशन को यूज करते हैं और कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू। अब आपको पता है कि के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। ठीक है, तो के पी रहने दें और यहां पे लिख दें 1 × 10⁻⁻14। अब पी किसकी इक्वल होता है? स्मॉल पी। उसकी जगह भी उसका मतलब लिख लें, वो होता है माइनस लॉग के इक्वल। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, कैसे सॉल्व होगा? हम इसको लिखेंगे पी के ए प्लस पी के बी, -14 शुरू में आ जाएगा और फिर यहां आ जाएगा माइनस लॉग और यहां आ जाएगा 10। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 14 और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगी 14। तो ये आ जाएगा पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू 14। यानी कि ये शो कर रहा है कि आपका जो के ए और के बी है ये इनवर्स रिलेशनशिप में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब जरा मैथमेटिकली देखना, ज्यादा नहीं सोचना। पी के ए की वैल्यू 7 हो तो पी के बी की कितनी होगी? 7 ही होगी ना? 7। अच्छा, अगर मैं यूं करूं कि ओके नहीं, मैं पी के ए की वैल्यू 7 की बजाय अगर किसी जगह 9 हो जाए तो उधर पी के बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी के ए की बढ़ जाए तो पी के बी की कम हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना? अगर मैं अगर मैं पी के बी की बढ़ा दूं, मैं पी के बी की कर दूं लेट्स सपोज 12, तो पी के कम हो जाएगी। तो टोटल आंसर 14 रहना है। तो यही इस टॉपिक का कंक्लूजन होता है और इसका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रिलेशनशिप बताएं। अब यहां पे आपने ये समझना है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, और के और के बी का क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। हाँ, अब यहां पर एक और बात आपको समझाता हूं। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ये जो उसने दो प्रूफ किए हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनसे जो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस होगा वो वीक होगा। बात समझ आई? स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, और जो वीक एसिड होंगे उनका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। होगा। अब ये पॉइंट बी को पढ़ें ताकि आपको याद रहे। कॉन्जुगेट ए एसिड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इज अ रिलेटिवली अ वीक एसिड। तो ये वही बातों को ना जरा घुमा फिरा के आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है? अब ये मैंने क्या बोला है? कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस जो वीक होगी वो किसकी होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो ये वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुमलों में उसने लिखा है, ठीक है जी बात। अब यहां पे कोई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ये भी क्वेश्चन आ जाता है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के बी। ठीक है, तो आपको ये डेरिवेशन भी करनी होती है और फिर ये प्रूव करना होता है। ये इक्वेशन जब बन जाएगी तो प्रूव हो जाएगा। अब का ना मना समझ आ गई? हाँ जी। थोड़ी थोड़ी आ गई। ओके जी, एक और प्रिंसिपल है, उसका नाम है असूल, मतलब प्रिंसिपल कॉलेज वाला नहीं, उसे कहते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन आइन इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपने किसी की तरक्की को रोकना हो तो उसमें एक दुश्मन ऐड कर दो, इस तरह का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लेट्स सपोज नमक वाला पानी है, एक ऐसा लिक्विड है जिसमें सोडियम क्लोराइड वो डिजोल्व हो गया, ठीक है, एक्वस, और एक्वस डिजोल्व हुआ हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज ठीक है। डिजोल्व हुआ हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, आपकी ख्वाहिश ये बनी कि अगर इसके अंदर, जिसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व हुआ हुआ है, मुझे ना इसमें से सॉल्ट को कम करना है। अब ये तो डिजोल्व हुआ हुआ है, तो आप एक ऐसा केमिकल सेलेक्ट करेंगे जिसमें एक कॉमन आइन मौजूद हो, जैसे HCl। अब जरा ये खूबी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना, कि अगर आप एक ऐसा केमिकल लें, एक एक केमिकल जैसे NaCl यहाँ मौजूद था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आप ये चाहते थे कि मैं ना इसमें एक ऐसा केमिकल डालें जिससे NaCl जो है वो नीचे बैठने लग जाए, नीचे प्रेसिपिटेट होने लग जाए, ठीक है?
तो आप क्या करोगे, आप उसमें, वो कहता है इसमें से HCl ऐड कर दो। HCl ऐड क्यों कर रहे हो? उसमें बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें दो खूबियां हैं। एक, उनमें कॉमन आइन है। HCl और NaCl में कॉमन आइन कौन है? इधर वो Cl नेगेटिव है, वो दोनों में मौजूद है, पहला पॉइंट। और दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, HCl इज मोर soluble इन वाटर देन NaCl। यानी कि आपने इन दो बातों का ख्याल रखना है। अगर आप कॉमन आइन इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो कि आप एक ऐसा केमिकल डालो जिसके डालने से दूसरा केमिकल नीचे बैठ जाए, वो इनसॉल्युबल होने लग जाए, उसे कहते हैं, इस फैक्टर को कहते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। पर जो आपने केमिकल दोबारा से ऐड करने, उसमें दो खूबियां होनी चाहिए। नंबर वन, उस ऐड करने वाले केमिकल का और जो केमिकल मौजूद हो उनमें एक आयन कॉमन होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। नंबर दो, जो केमिकल आप ऐड कर रहे हो उसकी सॉल्युबिलिटी मौजूदा केमिकल के जो सॉल्यूशन में मौजूद हो उसमें से ज्यादा होनी चाहिए। ये दो पॉइंट समझ आए? हाँ जी। अगर आए तो हम यही बात इंग्लिश में पढ़ते हैं जो इसने लिखी हुई है। देखो जी, अब इंग्लिश में इतनी मुश्किल इंग्लिश इसने लिखी है, मुझे खुद नहीं आती इतनी अच्छी। द सप्रेशन, सप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो पहले से, जैसे हमारा था NaCl, लेट्स सपोज, जो पहले से मौजूद था, इसकी सप्रेशन हो जाना बाय एडिंग अ कॉमन आइन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड अ कॉमन आइन इफेक्ट। बात समझ आई? किसी की सप्रेशन हो हाँ जाना, जी। उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाना, आयोनाइजेशन कम। NaCl की एग्जांपल हमने पढ़ ली जो इसने भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल हम एक और पढ़ते हैं, जैसे एक मोर एग्जांपल फ्रॉम कॉमन आइन इफेक्ट, KClO3। KClO3 पानी में मौजूद है, आपने ऊपर से KCl डाल दिया। KClO3 एक कंटेनर में मौजूद था, अगर आपने उसमें KCl डाल दिया तो क्या हो जाएगा? KClO3 के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ये लिखी हुई है ना इंग्लिश में, वो नीचे बैठ जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कॉमन आई। बस मुझे ये बात बता दें कि जब आपने किसी की सॉल्युबिलिटी को सप्रेस करना हो, आयोनाइजेशन को, तो आपने जो सॉल्वेंट ऐड करना है उसमें दो खूबियां कौन सी होनी चाहिए? एक उसके अंदर कॉमन आइन होना चाहिए और जो दूसरा हम ऐड कर रहे हैं वो मोर सॉल्युबल होना चाहिए, अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी बताएं, उसकी ज़्यादा। उसका कॉमन आइन, पॉजिटिव आइन कॉमन होना चाहिए या नेगेटिव? कोई सा भी हो सकता है। कोई सा भी। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, जैसे अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल था, हमने उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो वो ठीक है, हालांकि इसमें पॉजिटिव आइन कॉमन हुए, तो दोनों हो सकते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? हाँ जी। अब ये पूछा जाता है कॉमन आइन इफेक्ट यूज कहाँ होता है? इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ बफर्स। गल समझ आ गई? ये इसका यूज है जो अक्सर बच्चे फिर बता नहीं पाते। यहां तक बातें क्लियर हैं? आगे चलें? हाँ जी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं है? सर इसके क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन, हाँ, इसका अगर क्वेश्चन डेफिनेशन, आ जाए तो इसमें इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल। डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन कहाँ ये यूज होता है, दैट इज इट। ये तीन चीजें आती हैं कॉमन आइन इफेक्ट में से। ओके? ठीक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज बुक, बफर सॉल्यूशन। हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें पीएच को मेंटेन करना होता है, यानी हम चाहते हैं कि उस दौरान पीएच कभी भी चेंज ना हो। ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। अच्छा, बफर सॉल्यूशन क्या है? ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इंसान की एग्जांपल लें, तो इंसान की अगर जो ब्लड है, हमारे अंदर जो ब्लड है, उसकी पीएच, ब्लड की जो पीएच है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान मर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीएच हो, इंसान की जो ब्लड की पीएच है वो 7.35 ऑप्टिमम है। वो कहते हैं अगर 7 से कम या 8 से ऊपर हो जाए तो फिर उस शख्स के घर में चावल बनते हैं जो वो नहीं खाते और दुनिया वाले खाते हैं। ठीक है जी? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ बफर कॉन्सेप्ट।
यानी हमारी, अगर आप कॉन्टिन्यूसली अगर मीट खाते रहेंगे, गोश्त, तो क्या होने का, गोश्त क्या होता है, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन है तो उससे तो पीएच डिक्रीज हो जानी चाहिए, तो लेकिन हमारी पीएच डिक्रीज नहीं हो रही। ठीक है। कई लोग हैं ना गोश्त खोरे जो बहुत गोश्त खाते हैं, तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरली एक मैकेनिज्म रखा है जिसे बफर एक्शन कहते हैं, और वो हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है। बात समझ आ गई? हाँ जी। ठीक है जी। तो इतनी इसके अलावा जितने भी इंजाइम्स के रिएक्शंस आप करवाते हो लैब में, मॉलिक्यूलर लैब के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो सारे, उनके लिए बफर, ये बड़े, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो सेकंड पैराग्राफ है। एक ये ब्लड वाला आ गया, और यहाँ पे सेल बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट, सॉइल साइंस, न्यूट्रिशन, क्लिनिकल एनालिसिस, ये भी पूछा जाता है कि बफर जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। और बफर क्या है, बफर का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेशन है कॉमन आइन इफेक्ट की। ठीक है। उनमें कॉमन आइन कॉन्सेप्ट यूज होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बफर बनता कैसे है और बफर होता क्या है। बफर की ना दो किस्म की टाइप्स हैं। एक को कहते हैं जी एसिडिक बफर, यानी इस बफर की जो अपनी पीएच है वो 7 से कम होगी। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरा बफर कौन सा होता है, वो बेसिक बफर। हालांकि एक न्यूट्रल भी होता है, लेकिन आपके कोर्स में दो हैं। ऐसा बफर जिसकी अपनी पीएच, बफर एक सॉल्यूशन होता है, अगर ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसकी पीएच 7 से अबव होगी उसे एसिडिक बफर कहते हैं, और जिसकी 7 से कम होगी वो एसिडिक है, जिसकी 7 से ज्यादा होगी वो बेसिक है। अब बात करते हैं जी एसिडिक बफर कैसे बनेगा। बहुत आसान है। उसमें दो चीजें यूज होंगी, एक वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दैट एसिड। क्या यूज होते हैं, दो चीजें, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ दैट एसिड। तो और इसमें एक और जुमला भी आएगा, विद स्ट्रॉन्ग, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं आपको भी समझा देता हूं, कॉन्जुगेट बेस। यानी दो चीजों को आप केमिकल्स को मिक्स करो तो एसिडिक बफर बन जाएगा। कौन सी दो चीजें बेटा? एक वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ दैट एसिड विद हाँ, विद, स्ट्रॉन्ग हाँ जी। कॉन्जुगेट। अभी अगर, अब ये एसिटिक एसिड है, आप इसको डिसॉल्व करो, जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, जैसे एथेनोइक एसिड है या प्रोपानोइक, या जो आपने 10th केमिस्ट्री में कुछ नेमिंग्स पढ़ी, ये सारे वीक एसिड्स होते हैं। अब ये एथेनोइक एसिड है जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं कॉमनली। तो अब ये जब वीक एसिड है, तो वीक एसिड में जो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस होता है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? जो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा उसमें वो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, अब इसका, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, एसिड और सॉल्ट में फर्क क्या होता है? ये HCl एसिड है और NaCl सॉल्ट है, तो किस चीज ने किसको रिप्लेस किया, हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आ जाता है, ऐसे ही है। हाँ जी। अगर आपको ये बात समझ आई, तो अगर मैं भी यहां हाइड्रोजन की जगह सोडियम लगा दूं, तो ये क्या हो गया, उसका सॉल्ट, और इसका भी कॉन्जुगेट बेस वही है जो एसिड का है। अब ये दो केमिकल जब मिक्स हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप किसी सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, क्या हो जाएगा, एसीटेट। ठीक है। अब दोबारा सुन लें, इसमें एक वीक एसिड मिला हुआ है, एक उसी एसिड का, जिस एसिड, जो एसिड मिक्स किया वीक एसिड, उसी का सॉल्ट। और वीक एसिड के सॉल्ट अगर आप बनाएंगे तो उसमें कॉन्जुगेट बेस, क्या इसमें कॉमन आइन मौजूद है? हाँ जी। यस। अब जो अगला पॉइंट है बेटा, कॉमन आइन इसमें मौजूद है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर काम आएगा, कि ये बताएं, वीक एसिड पानी में ज्यादा सॉल्युबल होता है आयोनाइज, या उसका सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल होगा, आयोनाइज होगा? आंसर है उसका सॉल्ट। उसका सॉल्ट। अच्छा जी, अब बताएं कि यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आइन ज्यादा होंगे या सोडियम आइन? सोडियम आयन। यस। अब ये बात आप यूं कर लें कि इसका मतलब ये हुआ
कि वीक एसिड कम आयोनाइज है। अब एक सवाल पूछा जाता है कि हमें बफर बनाने के लिए हमेशा वीक एसिड ही क्यों यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से बफर क्यों नहीं बनाते। सवाल समझ आया? हाँ जी। और उसका आंसर ये हुआ कि जब ये, क्योंकि अब आपका रिकॉर्ड भी हो रहा है, फिर कभी सुनना हुआ, तो जब आप उसमें एसिड ऐड करते हो, लेट्स सपोज HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl जब बफर सॉल्यूशन में ड्रॉप होगा तो वहां जाकर, क्योंकि वहां पे जो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, तो उसके साथ मिलेगा इसका हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन जब इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक वीक एसिड बना देगा। समझ आई बात की? तो यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड बफर सॉल्यूशन में गिरेगा तो वो वीक एसिड में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी कॉन्जुगेट बेस हैं वो वीक एसिड से प्रोड्यूस किए गए थे। इस वजह से वो बफर जो है वो पीएच चेंज को रेजिस्ट कर पाता है, क्योंकि वीक एसिड जो है वो ज्यादा पीएच चेंज नहीं करते। बात समझ आई या रिपीट करूं? दोबारा सुने। रिपीट कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बफर जो है वो पीएच चेंज को कैसे रेजिस्ट कर लेता है, चेंज होने से बचाता है। तो आंसर है उस क्वेश्चन का कि जैसे ही बफर सॉल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड गिरता है तो क्या करता है बफर, बफर का जो हाइड्रोजन आयन है वो जो सॉरी गिरने वाले एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है, लेट्स सपोज H पॉजिटिव, वो बफर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करता है और एक वीक एसिड बना देता है। एंड वीक एसिड usually do not affect the pH of solution. In this way, buffer resists the change in pH. बात समझ आई? हाँ जी। पक्की बात है? वैसे अगर गुड। यहाँ पे जी वैसे जी बोलिए।